हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपके अपने चैनल कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था एलपीजी में अपन ने पार्ट फर्स्ट में सामान्य परिचय पे चर्चा की। पार्ट सेकंड में अपन ने निजीकरण पर चर्चा कर ली और आज अपना पार्ट थर्ड रहेगा जिसमें लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण पर आज अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लिबरलाइजेशन क्या होता है, ये चीज़ मैंने आपको वैसे नॉर्मली इसका जो बेसिक अर्थ होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आज अपन इसकी पूरी डिटेल चर्चा करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, क्या अवधारणा है। ठीक है, ये देखिए लिबरलाइजेशन और ये देखिए यहाँ से अपना टॉपिक शुरू हो जाता है, उदारीकरण क्या है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसका सामान्य अर्थ की, सामान्य परिचय के बारे में। भारत में आर्थिक उदारीकरण आज़ादी के बाद, भाई भारत देश जब अपना आज़ाद हुआ तो उससे पहले अपने देश में ये एलपीजी की अवधारणा नहीं थी, उसके बाद अपन ने इसको अपनाया है। तो आज़ादी के बाद भारत में रूस से प्रेरणा लेकर नियोजित ढंग से विकास करने का फैसला लिया। भाई जैसे अपन आज़ाद हुए तो अब अपने जो मेन जो फोकस जिन चीज़ों पे करना था उसमें था अपना नियोजित विकास। ठीक है, अर्थव्यवस्था का विकास। तो अपन ने नियोजित ढंग से विकास करने के लिए रूस से प्रेरणा ली, क्योंकि रूस में अच्छे तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा था, नए नए प्रोग्राम्स, नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे और विकास की जो गति थी वो अच्छी थी। तो अपन ने वहाँ से अपने देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नियोजित ढंग से विकास करने का फैसला लिया। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं आगे अपन। भारत में 1951 में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई। तो भारत में 1951 में क्या हुआ, आर्थिक नियोजन शुरू हुआ। तो पूछ ले कि भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कहाँ कब से हुई। ठीक है, तो भारत में जो आपका आर्थिक नियोजन है, आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है भाई, देखिए आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि इकोनॉमिक से रिलेटेड प्लानिंग बनाना, कि आपको कैसे इकोनॉमी को बढ़ाना है, क्या करना है, क्या चेंजमेंट करने हैं, किस चीज़ को हटाना है, किस चीज़ को जोड़ना है, हाँ किन चीज़ों में छूट देनी है, किन चीज़ों में नहीं देनी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आर्थिक नियोजन में आती हैं। तो आर्थिक नियोजन की जो प्रक्रिया वो 1951 से शुरू हो गई थी, जिसके स्वरूप में 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। तो अपन ने जो जो मतलब नियोजन का जो आधार अपनाया था, या नियोजन के लिए अपन एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे जिससे देश का विकास हो सके। तो इसके लिए अपन ने एक प्लानिंग की। वो प्लानिंग क्या होती थी, 5 ईयर के अकॉर्डिंग होती थी, जिनको अपन क्या बोलते थे, पंचवर्षीय योजनाएं, मतलब 5 सालों के लिए बनाई जाती थी, जिसमें जो भी देश में जिस क्षेत्र में अपने को विकास करना है उससे रिलेटेड योजना बनाई जाती थी, नीति बनाई जाती थी और फिर उसको इम्प्ली किया जाता था, यानी कि उसको लागू किया जाता था, जिसके आधार रूप में 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। तो पूछ लें आपसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई, तो 1 अप्रैल 1951 से अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। फिर 1951 से लेकर 90 तक 40 वर्षों में, मतलब अपने को कम से कम कितने साल हो गए, 51 से 90 तक 40 साल। ठीक है, तो 40 सालों में नियोजित विकास की कई उपलब्धियां रही और इस दौरान अपन ने क्या विकास की कई उपलब्धियां हासिल की। बहुत अपने देश में, अपने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार हुआ और जो कमियां थी उनमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सुधार होने लग गया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 40 वर्षों में नियोजित विकास की कई उपलब्धियां रही, जैसे देश में विकास का आधारभूत ढांचा। ये आधारभूत ढांचे में क्या आता है, जैसे आपकी सड़क है, बीमा है, परिवहन है, जो आधारभूत जितनी भी सुविधाएं होती हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार करना। ठीक है, तो देश में विकास का आधारभूत ढांचा तैयार हुआ तथा भारत खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना, क्योंकि उस समय खाद्यान्न की भी समस्या चल रही थी। तो धीरे धीरे 40 वर्षों में आते आते अपन आधारभूत ढांचे का अपने विकास कर लिया था और खाद्यान्न का जो क्षेत्र था उसमें अपन आत्मनिर्भर बन गए थे। किंतु इसके फिर बोला कि किंतु इसके गंभीर एवं संघन प्रयास, मतलब इसके लिए अपन ने गंभीर और संघन जो प्रयास है वो कब किए, 1985 के बाद किए, बाद से प्रारंभ हुए थे, जो अब तक चलते आ रहे। 1985 के बाद अपन लोगों ने इस पे क्या क्या काम किया, गहराई से काम किया, हल्के में काम नहीं किया, गंभीरता के साथ काम किया, संघन काम किया, जिससे 1985 के बाद ये चीज़ क्या हुई, प्रारंभ हुई और वहाँ से आर्थिक जो विकास है वो अपनी गति को बढ़ाता चला गया, यानी उससे आर्थिक विकास अपना बढ़ता चला गया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन है,
पनदिकर, प्रोफेसर पनदिकर ने इन वर्षों की विकास की समीक्षा करते हुए, भाई इन 40 सालों में जो अपन ने विकास किया है इसकी समीक्षा की, मतलब इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा अपने लेख में, उनका एक लेख था, क्या था, ए डेवलप्ड फॉर कंट्री। ठीक है, तो ये उनका एक लेख था, ए डेवलप्ड फॉर कंट्री में लिखा कि हमारे पास वह सब कुछ है। तो इन्होंने इस लेख में क्या प्रकाशित किया, क्या लिखा कि बोले कि हमारे पास सब कुछ है जो एक विकसित देश के पास होना चाहिए, कि हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है जो एक विकसित देश के पास होता है वो हमारे पास है। किंतु हमने नियोजित विकास के चक्कर में, लेकिन बोल रहा है किंतु नियोजित विकास के चक्कर में, मतलब नियोजित का मतलब क्या होता है कि योजना बना के कार्य करते, उसको नियोजित बोलते हैं। तो नियोजित विकास के चक्कर में अनावश्यक कठोर नियम और नीतियां बना डाले। भाई इनका ये मानना था कि भाई आपने जो नियोजित विकास के लिए जो योजनाएं बनाई है, नियोजित आप विकास के चक्कर में पड़े हुए हो ना, इससे क्या हो गया, अनावश्यक कठोर नियम और नीतियां बना डाली आपने, मतलब नियमों को क्या कर दिया, कठोर, नीतियों को भी कठोर बना दिया, तथा अनेक प्रकार के नियंत्रण लागू कर दिए, और बहुत से ऐसे नियंत्रण लागू कर दिए जिससे कि हमें बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। आगे चलकर ये बातें ही औद्योगिक विकास के मार्ग में बाधक सिद्ध हुई, और आगे चल के क्या हुआ, इनसे अपना जो औद्योगिक विकास था, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट था, उसमें क्या हुई, बाधाएं शुरू हुई, और इसी के कारण बाधाएं शुरू हुई। ठीक है, तो ये उनके लेख में उन्होंने इस बारे में चर्चा की है। इसलिए आखिर में इनको ढीला करने का सिलसिला सरकार द्वारा प्रारंभ करना पड़ा, क्योंकि देखिए तीनों अवधारणाएं हम लोगों ने एक साथ नहीं अपनाई थी, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपनाई गई थी कि कहाँ पर किस चीज़ की अपने को ज़रूरत है। जैसे निजीकरण जब शुरू हुआ तो उस समय ठीक है, उन लोगों ने इतना नहीं सोचा, नियम भी बना दिए, नीतियाँ भी बना दी, लेकिन उनमें लचीलापन नहीं था, और जब तक नीतियों में या नियोजन में लचीलापन नहीं होगा तब तक वो आपकी नीति सफल नहीं होगी। तो नियोजन नियोजन अगर आप कर रहे हो तो उनमें लचीलापन भी होना चाहिए। तो ये वो चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि ठीक है, आप लोगों ने नीतियाँ बना दी, नियम बना डाले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो नियम और नीतियाँ बनाई है, जो नियंत्रण आप लोगों ने लागू किए, इससे औद्योगिक जो विकास है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि आप औद्योगिक विकास को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, क्योंकि कठोर नियम लागू कर रखे थे। तो अब क्या था, इन कठोर नियमों तो दोस्तों ये पनिकर साहब ने ये बात कही है कि जो अपन ने जो नियोजन अपनाया है उसके कारण अपने को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये उनका जो लेख है उसमें ये चीज़ें प्रकाशित हुई है, उनके द्वारा बताई गई है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ 1973 में ही हो गया था। भारत में जो आर्थिक उदारीकरण है ना, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी थी हम लोगों ने, कब की, 1973 में। तो आपसे पूछ ले कि भी आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ भारत में कब से शुरू हो गया था, तो 1973 से अपने भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को अपने शुरू कर दिया था, जब तत्कालीन सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए उद्योगों के क्षेत्र को बढ़ा दिया था। यानी क्योंकि अपन ने निजीकरण को अपना लिया था, तो निजीकरण के कारण उद्योगों के जो क्षेत्र थे उनको बढ़ा दिया था। तो उद्योग के क्षेत्र जैसे जैसे बढ़े तो उनमें जो नीतियाँ थी, जो नियम थे वो कठोर थे, तो उनमें ढील देने की ज़रूरत पड़ी, और उनमें उदारता लाने के लिए या उनको लचीला बनाने के लिए अपन ने इसको अपनाने का विचार किया, तथा सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की संख्या को कम कर दिया गया, और जो सरकारी क्षेत्र थे उनमें जो आरक्षित उद्योग थे उनकी संख्या को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। मतलब उनको धीरे धीरे, जो सार्वजनिक क्षेत्र थे उनको धीरे धीरे निजीकरण उनका कर दिया गया, क्योंकि निजीकरण की तो प्रक्रिया चल ही रही थी, निजीकरण पे तो अपन ने बात कर ही ली। तो उसी के बाद ये विचार आया कि अपने को उदारीकरण को भी अपनाना चाहिए, किंतु इसके गंभीर एवं सघन प्रयास, मतलब इसके लिए अपन ने जो कठोर मान सकते हैं या सीरियसली जो अपन ने प्रयास किए वो 1985 के बाद अपन ने शुरू किए, जो अब तक चलते आ रहे हैं, जो आज भी चले आ रहे हैं। मतलब ये जो प्रक्रिया आज चल रही है वो 1985 के बाद से शुरू हुई प्रक्रिया है। जैसा वर्तमान स्वरूप देख रहे हो वो 1985 के बाद आया था सामने। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं उदारीकरण पे।
उदारीकरण के इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी तेजी से बढ़ने के लिए सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को कठोरता के स्थान पर अधिक उदार बनाकर निजी क्षेत्र को विभिन्न प्रकार की छूटें सभी क्षेत्रों में प्रदान करती है, तो उससे उदारीकरण कहते हैं। तो उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण का मतलब होता है क्योंकि जो निजीकरण की जो कॉन्सेप्ट आया था उसके कारण जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे उनको निजी क्षेत्र में सौंप दिया गया था। मतलब निजी क्षेत्र की अपने क्या कर ली थी, भागीदारी बढ़ा ली, और सरकार अपनी जो आर्थिक नीतियाँ थी उनको मतलब कठोर के स्थान पर अब क्या कर रही है, उदार कर रही है। मतलब पहले निजीकरण को जब अपनाया तब तक कठोर थी, लेकिन धीरे धीरे अपन ने उदारीकरण को अपनाना शुरू किया तो अपन ने क्या किया, जो नीतियाँ थी उनको क्या कर दिया, लचीला कर दिया या उनको उदार कर दिया या उनमें कुछ छूटें प्रदान कर दी। तो निजी क्षेत्र को विभिन्न प्रकार की छूटें, यानी कि इसका मतलब ये उदारीकरण का, भाई जो अपन ने चलो पहले ये सोचा कि भी सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग धंधे हैं उनको निजी क्षेत्र में, या जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनको निजी क्षेत्र को सौंपा जाए, तो सौंप तो दिया लेकिन अपने जो नीतियाँ थी उनको अपन ने लचीला नहीं किया, उनको अपन ने कठोर रखा। तो अब उस कठोरता को कम करने के लिए अपन ने निजी क्षेत्र को अपन ने क्या प्रदान की, छूट प्रदान की। उनके जो नीतियाँ थे, जो नियम थे, जो भी एक उपक्रम से संबंधित होते हैं उनमें अपन ने धीरे धीरे उनको छूट प्रदान करनी शुरू कर दी। तो इसे क्या कहा गया, उदारीकरण कहा गया। मतलब ये निजीकरण से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट ही है। निजीकरण के बाद में ये चीज़ अपने को दिमाग में आई कि भी अपने को नियमों को, नीतियों को थोड़ा लचीला करना चाहिए, ठीक है। तो उदारीकरण में कई प्रकार की छूटें, उदारीकरण में अपन क्या पढ़ रहे हैं कि उदारीकरण में अपने को क्या मिलता है, छूटें तो मिलती है व्यवसाय करने के लिए, नियमों में, नीतियों में। तो उदारीकरण में कई प्रकार की छूटें सुविधा उदारता का रूप अपनाकर सरकार आर्थिक सुधारों के माध्यम से निजी क्षेत्र को प्रदान करती है। उदारीकरण में क्या होता है कि कई प्रकार की छूट और जो सुविधाएं होती हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की छूट होती हैं और अलग अलग प्रकार की अपने को क्या दी जाती हैं, सुविधाएं दी जाती हैं। सुविधाएं उदारता का रूप अपनाकर सरकार आर्थिक सुधारों के माध्यम से निजी क्षेत्र को प्रदान करती है, यानी सरकार के द्वारा आर्थिक सुधारों के माध्यम से निजी क्षेत्र को क्या करती है, ये छूट प्रदान करती है जो पहले नहीं दी गई थी। ये चीज़ अपन ने पढ़ ली क्योंकि जब निजीकरण आया तो उस टाइम ये बात थी नहीं कि भी नीतियाँ कठोर की कठोर ही चल रही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई लचीलापन नहीं आया। तो उसी के फलस्वरूप ये अवधारणा पनपी या इसने जन्म लिया। तो अपन ने विचार किया कि भाई जो निजी क्षेत्र में अपन ने उपक्रम तो स्थापित कर दिए हैं, निजी क्षेत्र को अपन ने सौंप तो दिया है, लेकिन अब अपने को जो नीतियां हैं, जो नियम हैं, उनमें उदारता लाने की ज़रूरत थी। तो सरकार के जब ये विचार दिमाग में आया तो उन्होंने जो नीतियां थी, जो नियम थे, उनमें धीरे धीरे छूट प्रदान की, ठीक है, यानी उनको लचीला किया। अब देखिए आगे बात करते हैं। अर्थात सरकार अपने दृष्टिकोण में आर्थिक विकास की दृष्टि से निजी क्षेत्र के प्रति कठोर रुख का परित्याग कर, अब उनके प्रति जो निजी क्षेत्र थे उनके प्रति जो एक कठोर रवैया उन्होंने अपना रखा था उसका परित्याग किया और लचीला रुख अपनाती है। अब उनको क्या कर दिया, मतलब लचीलापन उनमें ला दिया। मतलब लचीलापन का मतलब होता है कि आप भाई लचीलापन नीतियों में, नियमों में होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं होगा तो वो नीतियाँ, नियम ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। लचीलेपन का मतलब होता है कि जब भी उनमें परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़े तो आप उनमें परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो अपना आया, इससे बहुत सारे जो अपने निजी क्षेत्र में जो उपक्रम स्थापित हुए या उनको स्थानांतरण किया गया, उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ और इसे क्या कहा गया, उदारीकरण कहा गया, ठीक है। और फिर देखिए आगे चलते हैं उदारीकरण का और नॉर्मल थोड़ा सा डिटेल्ड और समझाया कि देश में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार करने के लिए व्यापार को प्रोत्साहन देना होता है। कि भाई कोई भी देश होता है उसमें प्रतिस्पर्धी माहौल तैयार करना होता है आपको, और उसके लिए व्यापार को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना होता है। इसके लिए उद्योगों पर लगे कुछ कठोर प्रतिबंध, यही है इसका सारांश कि जो कठोर प्रतिबंध होते हैं उनको क्या करना होता है, हटा देना होता है या उनको थोड़ा कम कर देना होता है, ठीक है। निजी और विदेशी निवेश का विस्तार करने के लिए नियमों में ढील देना, कि अगर निजी निवेश करना चाहते हो या फिर आप विदेशों में निवास करना चाहते हो या विदेशी यहाँ निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको नियमों में क्या देनी पड़ेगी, ढील देनी पड़ेगी। और उससे ढील देने को अपन क्या कहते हैं, उदारीकरण। जब सरकार कर नीति, यानी कि जब सरकार क्या करती है, टैक्स पॉलिसी बनाती है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी आयात निर्यात नीति बनाती है, औद्योगिक नीति, श्रम नीति, वाणिज्य नीति आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करती है, उत्पादन करती है, विपणन मार्केटिंग करती है, ठीक है। तो अपने नियंत्रणों को हटाती है। तो सरकार क्या करेगी, इन नीतियों में जो भी भाई जैसे आप टैक्स लगा रहे हो उसके लिए जो पॉलिसी बनाई है, आयात निर्यात के लिए पॉलिसीज हैं, औद्योगिक नीति हैं, श्रम के लिए नीतियाँ हैं, और जो अपना कॉमर्स है उसके लिए नीतियाँ हैं, या फिर उनमें निवेश करने के लिए आपने पॉलिसी बनाई है, प्रोडक्शन के लिए आपने पॉलिसी बनाई है, मार्केटिंग के लिए जो पॉलिसी बनाई है, उनमें वो जो नियंत्रण आपने लगा रखे हैं, कठोर नियम बना रखे हैं, उनको थोड़ा सा लचीला करना होता है या फिर उनको पूर्णतः हटाना होता है।
है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, उदारवादी नीति कहलाती है, तथा इस प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है कि कैसे अपनाएं, कैसे करना है, तो क्या चेंजमेंट करना है, तो ये क्या होता है, उदारीकरण होता है, ये लिबरलाइजेशन होता है। इसे आप उदारीकरण की परिभाषा कह सकते हैं। इस नीति के अंतर्गत बाजार शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, मतलब अब बाजारों पे ज़्यादा प्रतिबंध नहीं होगा, वो आराम से अपना बिजनेस कर सकती है स्वतंत्र रूप से। ठीक है, आगे बात करते हैं। उदारीकरण का अर्थ है ऐसे नियंत्रण में ढील देना है, मतलब जो आपने कंट्रोल कर रखा था उसमें आपको क्या देनी पड़ेगी, अब ढील देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो छूट से ढील से इसका अर्थ है। और उन्हें हटा लेना, या तो उनमें ढील दे दो या उन्हें हटा दो, जिससे आर्थिक विकास को क्या मिले, बढ़ावा। अगर आपकी चलो ठीक है, आपने निजीकरण का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपना लिया और जो सरकारी उपक्रम थे उनको निजी क्षेत्र को सौंप दिया, लेकिन अगर आपने नियमों में अगर ढील नहीं दी है तो इससे आर्थिक विकास नहीं होगा। अगर आपने ढील दे दी है या उन जो कठोर नियम थे उनको हटा दिया तो इससे क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियां, मतलब आर्थिक विकास में जो बाधा पहुंचाने वाली जो भी आपने आर्थिक नीतियां बना रखी, नियम बना रखे, प्रशासनिक नियंत्रण है, प्रक्रिया आदि को आप क्या करोगे, समाप्त, तो उनमें शिथिलता दी जाती है, मतलब उनमें उनको शिथिल किया जाता है, जो कठोर नियम है, प्रक्रियाएं हैं। इस प्रक्रिया में विश्व के साथ व्यापार की शर्तों को उदार बनाया है कि विश्व के साथ अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। जो भाई अपन ने नियम बना रखे थे कि आप ये चीज़ नहीं खरीद सकते हो, आप इतनी मात्रा में खरीद सकते हो, आपको मतलब ये नीतियाँ अपनानी पड़ेंगी, ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे, तो उसमें भी आपने क्या कर दिया, उन शर्तों को धीरे धीरे उदार बना दिया, जिससे न केवल अर्थव्यवस्था का विकास सुनिश्चित होता है बल्कि देश का व्यापक विकास था, बहुमुखी उन्नति होती है। और इससे क्या होता है, देश का विकास होता है, और देश का विकास तो होता ही होता है, साथ में देश की जो अर्थव्यवस्था उसका विकास होता है, और बल्कि देश का भी व्यापक और बहुमुखी उन्नति होती है। ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो देश का विकास तो ऑटोमेटिक होना ही है। ठीक है, चलिए तो ये आज का अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। आज अपन ने जो चर्चा की है वो उदारीकरण पे की है। फर्स्ट जो वीडियो था उसमें अपन ने सामान्य परिचय के बारे में, इन तीनों का जो मिक्सअप रूप था या जो इनकी मिक्सअप जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में अपन ने मिक्स रूप से इस पे बात की। और सेकंड जो अपना पार्ट था उसमें अपन ने निजीकरण पे बात की, और जो थर्ड अपना पार्ट था उसमें अपन ने उदारीकरण पे बात की, और अपना थर्ड जो पार्ट रहेगा वो ग्लोबलाइजेशन का रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का अपना ये टॉपिक पूरा हो गया है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे, कल का जो वीडियो रहेगा उसमें अपना ग्लोबलाइजेशन रहेगा, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई आपको कोई डाउट हो और कोई भी प्रॉब्लम हो या कहीं पर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।